हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 51 करेंगे। सेक्शन 51 बात करता है इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट बाय ए बोनोफाइड होल्डर्स अंडर ए डिफेक्टिव टाइटल, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कराता है जो कि बोनोफाइड होल्डर तो है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। इस सेक्शन की बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने से पहले हम इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि इस सेक्शन को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। देखो, सेक्शन 51 को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और लाइफ इंटरेस्ट होते हुए अगर वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो वो ट्रांसफर क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो जो व्यक्ति को ट्रांसफर आएगा वो उसके गुड टाइटल एक्वायर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है? लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब तक प्रॉपर्टी मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उसको आप तब तक एंजॉय कर सकते हो जब तक आप जीवित हो, जब तक आप अलाइव हो। लेकिन जब आपकी डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी आपके पास से चली जाएगी, ठीक है। लेकिन वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं जाएगी, बल्कि वो किसको जाएगी? जिसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो मतलब कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आपके लाइफ इंटरेस्ट के अंदर क्रिएट की जाती है, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा भी जब तक आप इस प्रॉपर्टी में जिंदा हो तब तक इसको यूज़ करो, ठीक है, आपका राइट है, ठीक है, और आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला व्यक्ति होगा वो उस प्रॉपर्टी का पूरी तरह से ओनर बन जाता है। उस व्यक्ति के पास पूरे राइट हो जाते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला होता है उसको सेल कर सके, उसको किराए पे दे सके, किसी तरह से भी उसको यूज़ कर सकता है, वो उसको रह सके उसके अंदर, उसको मतलब कि उसका पोजीशन ले सके, उसको उसको मतलब कि एक तरह से बेच सकता है। तो सारे राइट उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका कि प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट था, वो उस प्रॉपर्टी को लाइफ इंटरेस्ट होते हुए बी को सेल कर देता है, ठीक है। अब बी जो होता है वो गुड फेथ पे उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, ठीक है भाई, जो ए है वही इसका मालिक है। अब प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद वो उसके अंदर क्या करता है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करता है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता है, प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मॉडिफाई करके बना देता है, ठीक है। उसका काफ़ी एक्सपेंस वगैरह उसके अंदर हो जाता है इंप्रूवमेंट करने के बाद। अब बाद में क्या होता है कि जो ए होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो यहाँ पे सी व्यक्ति होता है जिसका कि इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो वहाँ पर आ जाता है और वो बी से कहता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, इस प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, जो ए है उसका इसमें सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एविक्शन का सूट डालता है और प्रॉपर्टी बी को खाली पड़नी पड़ती है। लेकिन जो इस सेक्शन की मेन बात जो बता रही है वो ये कह रही है कि इससे जो मान लो बी ने इम्प्रूवमेंट कराया था प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी उसने खर्चा किया था, तो यहाँ पे वो जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस सी जो है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था उसे बी को देने पड़ेंगे, जो भी उसने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कराया था, खर्चा कराया था। ये कब देना पड़ेगा? जब जो बी है उसने बोनोफाइडली वो परचेज करी होगी, उसको ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे कि मैंने ए से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका प्रॉपर्टी के अंदर लाइफ इंटरेस्ट था, खाली वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो उस केस में जो इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है वो सी को, जो जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था उसे बी को, जिसने प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराया था, उसे पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर हम इसको और एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो अगर बी को इस बारे में पता होता कि जो ए है जिसका लाइफ इंटरेस्ट था, कि इसका प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट है, तो उसको पहले से इस बारे में पता होता बी को, जिसने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था ए से, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो कल को सी जो है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था वो उस प्रॉपर्टी को बी से एविक्ट कराता है, तो उस केस में अगर जो भी इंप्रूवमेंट बी ने किया था, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी खर्चा किया था, वो उसके लिए एंटाइटल नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से इस चीज़ के बारे में पता था। तो सेक्शन जो हमारा 51 है उससे इतनी ही बात करता है। अब एक बार हम इस सेक्शंस की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो आपको बेयर एक्ट होगा, आप उसको निकाल लीजिए, उसके साथ साथ हम इसको रीड करते रहते हैं। देखिए सेक्शन 51 क्या कहता है? इंप्रूवमेंट मेड बाय बोनोफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल, मतलब कि जो कह रहा है कि जो इंप्रूवमेंट जो है मेड बाय बोनोफाइड होल्डर, मतलब बोनोफाइड होल्डर ने प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट कराया, लेकिन जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव था मतलब कि जिस व्यक्ति से उसने प्रॉपर्टी ली वो उसका ओनर नहीं था, ठीक है ना, तो उसको डिफेक्टिव टाइटल बोल देते हैं। लेकिन उसने गुड फेथ में खरीदी है, सोच कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है? व्हेन द ट्रांसफरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरी वो है जैसे इसमें बी था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो ट्रांसफरी है, कि व्हेन द ट्रांसफरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेक एनी इंप्रूवमेंट ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बी इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करता है। इंप्रूवमेंट मतलब कि उसमें सब्सटेंशियल चेंज करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता है, कुछ भी इस तरह का चेंज करता है। बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही इज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड देयर, और ये बिलीव करते हुए कि मैं इस चीज़ के लिए एंटाइटल हूँ, कि मैं तो इसका ऑनर बने गया हूँ,
ठीक है, जो ट्रांसफर होता है वो ये सोच के उस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करता है। एंड ही सब्सिक्वेंटली एविक्टेड देयर फ्रॉम, लेकिन बाद में जो रियल ओनर आता है, जैसे कि हमारे केस में सी था, वो आके उसको खाली करवा लेते हैं क्योंकि वो रियल ओनर था, ठीक है, वो उसको एविक्ट करवा लेता है देयर फ्रॉम। एंड द पर्सन हैविंग बेटर टाइटल किसका था, सी का था, जो बेटर टाइटल था सी का, वो आके उसे खाली करवाता है। द ट्रांसफरी कौन, ए, हैज अ राइट टू रिक्वायर द पर्सन कॉजिंग द एविक्शन आइदर टू हैव द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट एस्टिमेटेड एंड पेड और कॉस्ट टू बी ट्रांसफरी। मतलब कि जब एविक्शन कराता है तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी है वो इसके लिए एंटाइटल है कि वो उस व्यक्ति से जो एविक्शन कराता है उससे जो इंप्रूवमेंट की वैल्यू है वो ले सके उससे, ठीक है ना, जो भी एस्टिमेट वैल्यू है, एंड पेड और सिक्योर टू ट्रांसफरी, और टू सेल हिज इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी टू दी ट्रांसफरी, या जितना हिस्सा है वो प्रॉपर्टी का, जितना उसका इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है उतना हिस्सा वो उससे खरीद ले, ठीक है ना, एट द टाइम मार्केट वैल्यू दे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच इंप्रूवमेंट। अब ये नहीं देखा जाएगा कि इंप्रूवमेंट में कितनी कॉस्ट है, उस समय जो मार्केट वैल्यू चल रही है उस वैल्यू के ऊपर वो उससे खरीद लेगा। फिर द अमाउंट सो टू बी पेड और सिक्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंप्रूवमेंट शैल बी एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ टाइम ऑफ द एविक्शन, एविक्शन के टाइम पे जो भी अमाउंट होगा पेड जो किया जाएगा वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी इंप्रूवमेंट की, और कुछ नहीं होगी। अब इसी में आगे कहता है व्हेन अंडर द सर्कमस्टेंसेज अफोरसेड, इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में क्या कहता है, मान लो ट्रांसफर ही है, मान लो कोई फील्ड उसने खरीदी, कोई खेत खरीदा उसने, उसके बारे में कह रहा है पहला कि मान लो कि व्हेन अंडर द सर्कमस्टेंसेज अफोरसेड द ट्रांसफरी हैड प्लांटेड और सोन ऑन द प्रॉपर्टी क्रॉप्स, मान लो जो खेत थे उसने क्रॉप्स उगा दी थी, फसल उगा दी थी, ठीक है, विच आर ग्रोइंग, वो क्या है, अभी ग्रो हो रही थी, अभी बढ़ रही थी, व्हेन ही इज एविक्टेड, जब उसको खाली कराया गया उसमें से लैंड से, ही इज एंटाइटल्ड टू सच क्रॉप्स एंड टू फ्री इनग्रेस एंड इग्रेस टू गैदर एंड कैरी देम, तो उसके बाद ये एंटाइटलमेंट होगा, राइट होगा कि उस फील्ड के अंदर वो एंटर कर सके, इग्रेस और इग्रेस कर सकता है अपनी उस क्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी बात ये सेक्शन हमारा कहता है। आई होप आपको सेक्शन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।